आपको कल मालूम ही हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र के द्वारा कि कल माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिलने का काम किया और जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस विषय के संबंध में बहुत स्पष्ट मांग किया कि लंबे समय से एक बादल का निर्माण हुआ है जो न बरस रहा है और न ही अपने स्थान से हट रहा है। वह सूर्य के ठीक सामने है, नीचे छांव है, बाकी सब हवा है। हम लोगों ने इस बात को शुरू से कहा है। 1 तारीख को जब हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने का काम किया, उस दिन बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं 2 दिन के अंदर अपनी स्थिति चुनाव आयोग को बता दूं। लेकिन वो 2 दिन 15 दिन बीत गए, फिर भी स्थिति सामने नहीं आई। इस बीच में सरकार के एक ऐतिहासिक कैबिनेट निर्णय ने पूरे राज्य में खुशी और उमंग की एक नई वातावरण तैयार किया, जिसको कलुषित करने की कल से ही कई प्रकार के कुचक्र रचना शुरू हो गए। कल बहुत कौतूहल था आप लोगों में कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली क्यों गए। हम शुरू से ही कहते आए कि हम अपनी हर लड़ाई जो भी उपलब्ध प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जुडिशियरी हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या डेमोक्रेटिक स्ट्रगल हो, ये तीनों जगह हम संघर्ष को तैयार। हम सीधे लोग हैं और सीधा बात करना जानते हैं। हमारे द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हेमंत जी के जो वकील हैं, उनके द्वारा भी ये चिट्ठी चुनाव आयोग को दी गई। उनसे भी हम लोगों ने यही बात कहा कि 18 तारीख को जब संपूर्ण कार्रवाई 18 अगस्त जब संपूर्ण कार्रवाई समाप्त हो गई और चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपना मंतव्य रिजर्व करते हैं, उसके बाद लगभग 1 महीने आज हो गए। वो मंतव्य क्या है? आज तक
इस तरह का कोई भी प्रेसिडेंस नहीं रहा चुनाव आयोग का। हम लोगों को तो यह अंदेशा है, और आज जिस प्रकार से अखबारों में बात आई, कल जो भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की, उसके बाद से तो अब ये स्पष्ट होने लगा, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया कि हम ये सब नहीं होने देंगे, चूंकि उनके पास में पार्लियामेंट में बहुमत है, अब धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं हम लोगों से। यदि राजभवन से हम लोगों को संरक्षण ना मिले, यदि भारतीय न्यायाधिकरण से यदि संरक्षण ना मिले, तो यह लोकतंत्र बचेगा कैसे? इस लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। बाईस साल संघर्ष के बाद हम लोगों को विगत परसों अपनी पहचान मिली है। जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको उनका उचित आरक्षण मिला है। इसी 2001 में राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में आजसू के जो प्रमुख है सुरेश जी, वो मंत्री थे। आप लोगों को याद होगा कि 27% जो पिछड़ों का आरक्षण था, उसको घटाकर 14% कर दिया गया था। बाबूलाल जी एक 2002 में बिना समाज को विश्वास में लिए जो डोमिसाइल की बात की थी और पूरा राज्य धड़क उठा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि लोगों की पहचान को छुपाया जाए, मिटाया जाए। उसके बाद रघुवर जी के कैबिनेट में आजसू के अभी सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी मंत्री थे। स्थानीयता नीति 1985, ये है भाजपा और आजसू, जो यहां के मूलवासी आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। मैं कह सकता हूं यह दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी समाज से आने वाला नेता यदि मिर्जाफर है, तो एक पिछड़े समाज से आने वाला नेता जयचंद है। ये मिर्जापुर और जयचंद की जोड़ी है। भाजपा मिर्जाफर है इस राज्य का और आजसू जयचंद। अब जब झारखंड अपने समस्त संसाधन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो यह साजिश रची जा रही है कि हेमंत सोरेन को किस प्रकार रोका जाए। इसलिए हम लोग फिर से स्पष्ट मांग करते हैं
बिना देरी किए माननीय राज्यपाल अपना मंतव्य चुनाव आयोग को भेजे और चुनाव आयोग से जो मंतव्य आया उसको माननीय मुख्यमंत्री को दे, ताकि आगे यदि किसी भी प्रतिकूल स्थिति होती है तो हम न्याय प्रक्रिया का पालन कर पाए, ताकि हमारे साथ किसी तरह की साजिश ना हो। हमने चुनाव आयोग से भी इस बात को कहा है और माननीय राज्यपाल से। इन्हीं बातों को आप लोगों को बताना था। और ये जो चुनाव आयोग को जो हमारे माननीय कानूनी जो सलाहकार है श्री वैभव तोमर जी, उनके द्वारा जो पत्र दिया गया है उसको भी हम लोग शेयर कर। धन्यवाद। लेकिन एक बात जी, एक बात ये आपको भी मालूम होगा कि राज्यपाल सीधे तौर पे तो आपको उस निर्णय को बता नहीं सकते, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता भी है। और चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद एक पत्र झारखंड विधानसभा को और एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को आएगा। इन सारी चीजों को जानते हुए मुख्यमंत्री कैसे पहुंच जाते हैं राजभवन और क्यों मांगते हैं राज्यपाल से? आखिर संवैधानिक मजबूरियों को भी तो समझना होगा। अशोक जी, आप जितने प्रक्रिया के जानकार हैं उतनी प्रक्रियाएं हम लोगों को आती नहीं, क्योंकि ना हम आपके जैसे विद्वत जनों के साथ रहते हैं। हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं। हम जानते हैं कि हम यदि कुछ चाहेंगे तो हमारे जो अभिभावक हैं हम उनके पास जाके आग्रह करेंगे। यदि मेरा अभिभावक सक्षम होगा तो हमारी चाह को पूरा करेंगे, और यदि अक्षम होंगे तब भी हमसे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था आपके चाहत के अनुसार 1 तारीख को हम अपनी राय भेज देंगे। दादा, मेरा एकदम सिंपल सवाल है। मुख्यमंत्री जी जब 2 ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं तो उनकी प्राथमिकता लिफाफा खुलाने की जगह विशेष सत्र बुलाने की और राज्यपाल से पास कराने की होनी चाहिए। क्या प्राथमिकताएं बदल गई हैं सरकार की 2 ऐतिहासिक फैसले के बाद कि अब लिफाफा पहले खुल जाए, इसकी चिंता? उनको तो चिंता होना चाहिए इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए, यदि क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं, कैबिनेट के निर्णय के बाद उस पर सरकार को यदि यह महसूस होगा कि इसको विशेष सत्र बुलाया जाए, और यदि माननीय जनप्रतिनिधियों का यदि यह राय बनेगी तो निश्चित तौर पर विशेष सत्र होगी। हम इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जितना जल्द हो पाए ये गजट का रूप ले, कानून का रूप ले, उसके तरफ प्रयासरत है। और इसीलिए चाहते हैं कि ये जो भ्रम की स्थिति है ये जल्द से जल्द समाप्त। अभी तो सरकार को आग्रह करना चाहिए, राज्यपाल को और चुनाव आयोग को, कि 20 दिन 1 महीना रोक दीजिए। जो भी पत्र है हम अपने लोगों का भला कर ले, उसके बाद आप जो निर्णय दीजिएगा हमको फांसी पे चढ़ा दीजिए, हमको मंजूर होगा। लेकिन 1 महीना तो हमको समय दीजिए ताकि राज्य का भला कर सके। क्या हम कोई मजबूर है क्या कि हम समय मांगेंगे? हम तो 2024 तक का गारंटी लेके आए। तो आपने अभी कहा कि अगर स्थितियां प्रतिकूल हुई तो हम न्यायिक प्रक्रिया में जा सके। मतलब पार्टी के मन में तो किसी कोने में भय है कि प्रतिकूल होगा लिफाफा। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है, आप लोगों ने देखा ही होगा, महाराष्ट्र में हो,
कि अभी हाल में गोवा में देखें कि पूर्ण बहुमत के बाद भी विधायक जोड़ो पार्टी, बीजेपी का तो नया नाम हो गया विधायक जोड़ो पार्टी। जहां से हो विधायक जोड़ लो, जहां से हो सांसद जोड़ लो, भले देश तोड़ दो, लोकतंत्र तोड़ दो, लेकिन सत्ता को जोड़ लो अपने साथ। दादा, ये जो लोन प्रस्ताव पास हुए हैं इसके कानूनी अड़चनें बहुत सारी, तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि इतना आसान तो है नहीं इसे लागू कर देना। कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो अलग बात। हम अपनी पहचान के साथ किसी भी तरह का सौदा नहीं कर सकते और पहचान कायम हमारा है और हम लोग शुरू से कहते हैं कि हमारा खतियान हमारी पहचान। और 77% आरक्षण भी निश्चित तौर पर, कैसे? क्यों नहीं, पूरे देश में केवल क्यों नहीं? किस राज्य में इतना पलायन हुआ है? कौन सा राज्य में रेडिएशन के कारण देश को परमाणु शक्ति मिलता है? पूरा देश में रोशनी है, किस राज्य के कारण? कौन सा राज्य लोहा देता है? कौन सा राज्य सोना देता है, हीरा देता है, बॉक्साइट देता है, ग्रेनाइट देता है, कोयला देता है, जिस्ता देता है, कॉपर देता है? और अपने छाती पर हम लोग अपने जनरेशन को कुर्बान करके यूरेनियम भी देते हैं। तो क्या हमें यह हक नहीं है कि हम सम्मानीय जीवन जी सके? 77 किसी के लिए दिक्कत हो रहा है क्या? हो तो रहा था सुदेश जी को और बाबूलाल जी को। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए 32 को लाया गया है, सुदेश जी ने कहा। हम लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए हमें 40 साल के संघर्ष के बाद और सैकड़ों कुर्बानियों के बाद हमने अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम क्षुद्र लाभ के लिए काम नहीं करते। हम अपने लोगों के व्यापक हित को प्राथमिकता में रखते हैं। कुरान का क्या मुद्दा होगा? कुरान में लगातार विरोध हो रहा है। दादा, लेकिन कोरा और गीता कोरा जिस तरह से बयान दे रही हैं और आज तो चली भी गई हैं, जो सांसद हैं वो कोल्हान में, तो देखिए वो इसलिए मैंने कहा कुछ टेक्निकल चीजें, क्योंकि जो सर्वे सेटलमेंट है 1932 चूंकि लार्जली सेटलमेंट हुआ और उसके बाद टाटा लीज के कारण जो कोल्हान प्रमंडल का जो सेटलमेंट हुआ, सर्वे सेटलमेंट, वो थोड़ा बाद में हुआ, लेकिन खतियान तो है ही ना। तो हम तो वही कह रहे, खतियान ही पहचान। दादा, आप मीर जाफर और जयचंद की जोड़ी के बारे में कह रहे हैं कि अभी लोग धमका रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम नहीं कर रहे। वो लोग कह रहे हैं कि ये तो हम पहले कर चुके हैं, दोनों फैसले ले चुकी है सरकार। कोर्ट ने कहा ये फैसला न्याय के अनुरूप नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम इसका साथ नहीं दे रहे। देखिए बाबूलाल जी अब बरगलाने का यदि प्रयास करेंगे, उन्होंने ठीक से कोर्ट में अपनी बात को रखी ही नहीं। राज्य सरकार ने अपने तर्कों के साथ आया ही नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं कि वो लोग मुद्दे उठाते और गद्दारी करते हैं, इसलिए तो मीर जाफर और जयचंद की जोड़ी।